पवार साहब ने भी, सुप्रिया ताई ने भी, शशिकांत शिंदे जी ने भी, मैंने भी, अवार साहब ने भी और बहुत बड़े जयंत पाटिल साहब ने भी वहाँ पे स्टेटमेंट दिया है कि कोई भी चर्चा नहीं है कि हम एनडीए के साथ जाने वाले हैं। 100% हमारे जो एमएलएज है, एमपीज है, वो जहाँ पे है वहाँ पे ही रहेंगे। उसी के साथ हम न कांग्रेस के साथ विलीन होंगे, जैसे है वैसे ही हमारे पार्टी को और स्ट्रांग बना के जिस तरीके से ये कर्ज माफ़ी के लिए, ये लोन वेवर के लिए हमने रस्ते की लड़ाई लड़ी और जीती भी, उसी तरीके से आगे जाके लोगों के हित के लिए, महाराष्ट्र धर्म के लिए हम रस्ते की लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे भी। तो इसके बारे में आपको क्या जानकारी है या फिर आप इसके बारे में क्या कहेंगे? देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में सबसे पावरफुल जो पद होता है वो प्राइम मिनिस्टर का होता है। उसके बाद दो बहुत महत्वपूर्ण वहाँ पे पोस्ट होती है, एक फाइनेंस मिनिस्टर, होम मिनिस्टर एंड कुछ हद तक डिफेंस मिनिस्टर। अभी जो चर्चा चल रही है वो चर्चा यही चल रही है कि महाराष्ट्र के एक बड़े भाजपा के नेता को सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बहुत महत्वपूर्ण पद दिया जा सकता है। वो शायद फाइनेंस मिनिस्ट्री ये पद हो सकता है। और महाराष्ट्र के भाजपा के सबसे बड़ा नेता कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस साहब है। उनको अगर बढ़ती मिलेगी, उनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट पद दिया जाएगा, तो फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नेक्स्ट कौन? एकनाथ शिंदे जी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन महाराष्ट्र की भाजपा एकनाथ शिंदे जी को मुख्यमंत्री बनने के लिए वहाँ पे पॉजिटिव नहीं है। उसी के साथ भाजपा में से दो लोग, एक बावनकुळे साहब है, उसी के साथ एक और छोटा नेता है जिसको बहुत छोटा मंत्रालय वहाँ पे मिला है, उनको भी बढ़ती वहाँ पे मुख्यमंत्री पद के लिए मिल सकती है। इसलिए अगर यहाँ के प्रमुख नेता को, मतलब देवेंद्र फडणवीस साहब को बढ़ती मिलके वो अगर दिल्ली जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में फाइनेंस मिनिस्ट्री वहाँ पे संभालने के लिए, तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा संघर्ष एकनाथ शिंदे जी के पार्टी का और भाजपा के पार्टी का वहाँ पे हो सकता है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी को सेंट्रल जो नेता है भाजपा के, उनका छुपा वहाँ पे पाठिंबा वहाँ पे दिख रहा है। इसलिए आगे जाके देखते हैं, एक तो यहाँ का नेता ऊपर जाता है कि अगर जाता है तो यहाँ का जो संघर्ष होगा वो देखने लायक होगा। वो संघर्ष भाजपा और एकनाथ शिंदे जी के पक्ष में हम सबको दिखाई देगा। लोकल पत्र करें इसमें नहीं, देखो, हम वहाँ पे गए थे, वहाँ पे लोगों से हमने बात की। हमने सरकार को एक तो विनती की है कि आप जिस तरीके से जो महानगर पालिका 10 लाख रुपए की मदद अलग अलग लेवल पे, अलग अलग एरिया में जो एक्सीडेंट हुए उनके परिवार को दे रही है, वैसे ही वहाँ पे भी जो लोगों की मौत हुई है उनको हर एक व्यक्ति को 10 लाख रुपए महानगर पालिका के माध्यम से मिलना चाहिए। और राज्य सरकार के मदद से 4-5 लाख जो मदद दी जाती है वो मदद भी वहाँ पे मिलनी चाहिए। ये तो हमारी मांग है। लेकिन अगर वहाँ पे देखा जाए तो वो जो बिल्डिंग थी, उसके पास वाली जो बिल्डिंग थी वो झुकी थी या वो गिरेगी, लोगों को मालूम था, इसलिए वहाँ उस बिल्डिंग में कोई नहीं था। और ये जो बिल्डिंग 3 साल पहले वहाँ पे बनाई थी, अभी हमारा कहना है कि अगर वहाँ पे अधिकारी रेगुलरली जाते थे तो उनको कैसे वो पता नहीं चला कि ये बिल्डिंग गिर सकती है, क्योंकि लोगों का कहना है वो बिल्डिंग 3-4 दिन से वो हिल रही थी, वो गिरेगी, लोगों को मालूम था, तो अधिकारी को क्यों मालूम नहीं था? ये पहला विषय है। उसी के साथ उस एरिया में एक जो वॉशरूम है, जो टॉयलेट है कॉमन, वो भी हम सब ने देखा। वो देखने के बाद वो भी टॉयलेट कभी भी गिर सकता है। वहाँ पे अगर कोई वो इस्तेमाल करने के लिए गया, उसके ऊपर भी अगर गया तो वहाँ पे भी जीवित हानि हो सकती है। ये सब अधिकारी को अगर मालूम होगा तो अधिकारी ने अभी तक वहाँ पे एक्शन क्यों नहीं ली गई, ऐसा भी हमारा मांग है। और ये जो एक्टिविटीज़, जिस तरीके की जिम्मेदारी है सरकार के या महानगर पालिका के अधिकारी की, वो जिस तरीके से करनी चाहिए वो न करने के कारण वहाँ पे नेग्लिजेंस बहुत बड़े लेवल पे हो रहा है। उसी के कारण ये एक्सीडेंट हो रहे हैं, हम कह सकते हैं। और उसको जो प्रतिसाद किसानों ने, मजदूर है, किसान नेता है, अलग अलग पक्षों के नेता, उन्होंने उसको देने के कारण एक प्रेशर निर्माण हुआ। लोगों को पता चल गया ये सरकार लोगों को फंसाने वाली है। उन्होंने जो कंडीशंस डाले उसके कारण 70% किसानों के ऊपर अन्याय होने वाला था। तो जो हमने लड़ा, वहाँ पे लड़ा था,
उसको कहा ना कहा तो भी कल जब मुख्यमंत्री साहब ने हमने जो प्रस्ताव लाया था, अंतिम हथौड़ा प्रस्ताव, उस पर उत्तर देते वक्त उन्होंने वो मान्य करना पड़ा, हमारी मांग मान्य करनी पड़ी। और फिर वहां पे जो लोन वेवर उन्होंने दिया था उसमें जो कंडीशंस डाले थे 2019 की, और रेगुलर जो किसान है 25, 26, 27, जो 26-27 की जो अट थी वो दोनों अट उन्होंने निकाली है और सभी किसानों को 2 लाख की मदद सरकार के माध्यम से लोन वेवर के मदद से वहां पे होगी। इसलिए कल हम ये कह सकते हैं कि किसानों की जीत हुई, किसान की एकजुट होने के कारण वहां पे किसानों का करीबन 40 लाख किसान का वहां पे फायदा हुआ। इसलिए सरकार का अभिनंदन करते हैं, मुख्यमंत्री साहब का हम अभिनंदन करते हैं। उसी के साथ जो नेता जिस व्यक्ति ने हमारे आंदोलन को वहां पे सपोर्ट किया, सबका हम इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वहां पे आभार व्यक्त करते हैं। बहुत सारे कृषि जो है, छोटे-छोटे कृषि है, जो आपको लाभ नहीं मिलता है, तो इस पर आप लोग अपनी आवाज उठाएं। देखो, किसानों की बात कर रहे हो आप, 2019 की जो अट है वो निकालने के कारण और जो 2026-27 की अट निकालने के कारण अभी सरकार ने जो बोला था 55 लाख किसानों को फायदा होगा, तो ये 2 अट निकालने के कारण डेफिनेटली 55 लाख किसानों को फायदा होगा। ये अट होने के कारण या ये कंडीशन होने के कारण 70% किसानों के ऊपर अन्याय हो रहा था। लेकिन ये छोड़ के ऐसे बहुत सारे किसान हैं, जैसे कि जिस किसान ने कर्ज लिया था लेकिन उनको लोन वेवर 2017 में नहीं मिला, 2019 में नहीं मिला और अभी भी नहीं मिला, ऐसे करीबन 10-15 लाख किसान हैं। उनके बारे में भी किसानों ने इस सरकार ने कंसिडर करना चाहिए, ऐसे हम सबकी मांग है। उसी के साथ जो फिशरमैन है उनकी भी वहां पे एक मांग है कि हमारा जो कर्ज जो वहां पे ड्यू है उसके बारे में भी सरकार ने वहां पे सोचने की जरूरत है। उसी के साथ जो बड़े किसान हैं जो केला लगा रहे थे या जहां पे अनार लगा रहे थे उनका भी कर्ज बहुत ज्यादा बढ़ गया है, उसमें टर्म लोन बहुत बड़े तैनात पे है। इसलिए उनके लिए भी सरकार के माध्यम से योजना लानी चाहिए। इसलिए हम डेफिनेटली इस सब किसानों के प्रति सरकार के साथ वहां पे कोऑर्डिनेट करेंगे। रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि लाडली बहन योजना स्कीम में लगभग 350 करोड़ रुपए निकाल लिए गए हैं विदाउट डूइंग एनी वैलिडेशन। व्हाट डू यू कमेंट ऑन दैट, बिकॉज़ इट इज एन इंपॉर्टेंट स्कीम बाय गवर्नमेंट? See, this particular important scheme which was brought by government few months before 2024 MLA elections. During that time, this government gave money in advance also, almost 2 months advance, 3 months advance. But they were in hurry to take credit for this particular scheme, and based on that scheme, they had designed their political strategy. So in 2024, this scheme definitely helped today's government to come in power. But during that time, they had designed this scheme for 2.5 crore women. Now almost 1 crore women's name have been removed. So only 1.5 crore women names are there in this particular scheme. Now, if you are removing 1 crore women name from the previous list, that means this particular names were not as per terms and conditions. So when we worked out the value of this particular 1 crore women, the money which was given to them, it comes to around 24,000 crore rupees. So now you are given 24,000 crore rupees to these women, and now you are saying that these names are invalid. So now government should be held responsible for this 24,000 crore rupees. We demand the government, or we tell the government that don't recover this money from the accounts or the people who the money has been given. But now if this 24,000 crore rupees is the money which is sunk in, so definitely the minister or the government should be held responsible. And also what you said, 350 crore, basically in some cases even male representatives or members have taken advantage of this particular yojana. So that is a different case. So in that matter also, government should be held responsible and the minister should be held responsible. So that's the reason why we are asking the government, before election you gave money to 2.5 crore women, now you have reduced it to 1.5 crore. So why 1 crore has been
cancelled or their names has been removed. So now who is responsible for that 20,000 crore of rupees which has been given out of the treasury, wherein that money is basically of Maharashtra people? Now, my question to you is very simple. What is your party and the industry's stance on central government's approval of 100% ethanol usage and the stringent regulations imposed on civilians, like Paramati? See, there are three different things here. If you go to Brazil, Europe or anywhere else, you get flexi fuel cars. So flexi fuel cars are designed in such a way that they can take 100% ethanol, 100% petrol, or even they can take mixed petrol, 50-50%, 20-80%, or whatever that ratio is. India, till today, don't have this flexi fuel cars. So now 100% ethanol use in the cars will only happen when flexi fuel cars come, and they are not coming now. It will take time. If government is pressurizing existing car owners to use 100% ethanol, that is not technically possible. Till 20%, you can definitely mix petrol with ethanol with petrol. It's technically approved. A lot of discussion has happened. Even the Mills Association have spoken to the government. But if in old cars, if you go about 20%, then the actual problem happens. So what we suggest, being a party in opposition, that 20%, if the technical research papers or a lot of technical people are saying 20% is okay, then that could be fine. But if you go about 20% in the old cars, definitely technical issues will come in the cars. लेकिन आज टीएमसी की ही इमारत के भीतर एक हिस्सा रह गया, एक फ्लैट रह गया, यानी जो टीएमसी दावा कर रही है कि हम लोगों को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो खुद अपने ही मुख्यालय में सुरक्षित नहीं है। देखो, बीएमसी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, होते जा रहा है, ये आप सबको मालूम है। मानसून आने के पहले प्री मानसून की तैयारी के लिए करीब कम से कम 300-400 करोड़ रुपए हर साल वहां पे खर्चा किया जाता है। मेंटेनेंस पे किया जाता है, पॉटहोल, मैनहोल और जो गटर है उसका क्लीनिंग के लिए, उसी के साथ जो पेड़ गिर सकते हैं उसके ऑडिट के लिए, जो गिरने वाले उसको काटने के लिए, और उसी के साथ ऐसे कौन सी बिल्डिंग है, कौन सा एरिया है वो गिर सकता है, वहां पे प्रॉब्लम आ सकता है। अगर बीएमसी ने ये ऑडिट प्रॉपर्ली किया होता, खर्चा तो उनके माध्यम से हो गया, लेकिन शायद वो सिर्फ पेपर पे हुआ है, उसमें भी भ्रष्टाचार हुआ है। अगर बीएमसी को अपने ही घर में, अपने ही ऑफिस में कौन सा हिस्सा गिरने वाला है उसका ऑडिट करने का वहां पे इक्विपमेंट नहीं है, या टेक्निकल नो हाउ नहीं है, उतना टाइम नहीं है, या वो नहीं करना चाहते, या नेग्लिजेंस वो कर रहे हैं, तो फिर यही कह सकते जो घर नहीं संभाल पाते, जो ऑफिस नहीं संभाल पाते, ये बीएमसी के अधिकारी गरीबों का घर या गरीबों के इश्यूज कैसे संभाल पाएंगे? तो वहां पे एक जो कंट्रोल होना चाहिए अधिकारियों के ऊपर, वो न प्रशासन का है न शासन का है। बहुत बड़ी गड़बड़ महानगर पालिका मुंबई में है। कोई भी कंट्रोल लोगों के ऊपर न होने के कारण तकलीफ किसको हो रही है? तो कॉमन मैन को वो तकलीफ हो रही है। इसलिए जो भी आज इस बारिश के कारण हम सबको दिखा, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पे बहुत बड़ा करप्शन ये मुंबई महानगर पालिका में जो हुआ है, वो इस बारिश के कारण लोगों के सामने आया है और लोग इस सिलसिले में बहुत गुस्सा है। लेफ्ट साइड मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे में मिसिंग लिंक के प्रोजेक्ट में जो दरारें सामने आई है, उसके ऊपर आपने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, इसके बारे में आपको क्या कहना है? देखो, इसमें नवयुगा नाम की एक कंपनी है, उसी के साथ एफकॉन नाम की एक महाराष्ट्र की कंपनी है। नवयुगा कंपनी ये आंध्रा की है। नवयुगा कंपनी को महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इस साल नहीं, इस गवर्नमेंट में वहां पे प्रेफरेंस दिया जाता है। नवयुगा कंपनी और आंध्रा के जो मुख्यमंत्री है उनके बहुत करीबी संबंध है, ऐसे कहा जाता है। और अजीत दादा का जो एक्सीडेंट हुआ था उसमें वीएसआर कंपनी जो इन्वॉल्व है, उस कंपनी का और नवयुगा का की भी संबंध है। इसलिए वीएसआर के ऊपर कार्रवाई सरकार नहीं कर रही। अभी देखो, मिसिंग लिंक में अगर ये दो कंपनियां एफकॉन और नवयुगा वो इन्वॉल्व है, उन्होंने अगर लो क्वालिटी काम वहां पे किया है, रास्ता वहां पे क्रैक है, रास्ते में क्रैक है, उसी के साथ कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पे गिरा है,
अंदर ही पानी के गुब्बारे आप सब देख सकते हो। तो क्वालिटी का काम तो डेफिनेटली नहीं हुआ। अगर क्वालिटी का काम नहीं हुआ तो आप उस अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करो और उसी के साथ उस कंपनी के ऊपर कार्रवाई करो। वो कार्रवाई नहीं की जा रही क्योंकि इस कंपनी के माध्यम से वहां पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, ऐसे हम वहां पे कह रहे। अगर नहीं हुआ तो डेफिनेटली उसका ऑडिट करके आप देख लो, नहीं तो उस 2 कंपनी के ऊपर आप कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो, ये डायरेक्ट हमारा क्वेश्चन है। बहुत अच्छा है, उसमें किसानों को लाभ होगा। इस तरीके से पहले अटैक लगाई जाती है कि एनडीए में शामिल हो सकते हैं और ऐसे तारीफ होती है। ये देखो, तारीफ सरकार की तभी की गई जब हम सब ने मिलकर वहां पे संघर्ष किया, लोगों ने संघर्ष किया, क्योंकि वो जो कंडीशन है वो निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। पवार साहब ये देश के एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, उनको मालूम है यहाँ के लोगों की अड़चन क्या हो सकती है। तो 2019 की जो कंडीशन थी उसके कारण उनको मालूम था 30-40 लाख किसानों के ऊपर अन्याय होने वाला है, और 26-27 की जो रेगुलर किसान है उनके ऊपर जो वहां पे कंडीशन डाली थी वो निकालने के कारण 14 लाख किसानों के ऊपर अन्याय होने वाला था। इसलिए ये 2 कंडीशन निकालना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो हमने संघर्ष किया, लोगों ने संघर्ष किया, अधिवेशन में ये मुद्दा हमने प्रस्तुत किया। फिर सरकार को प्रेशर आने के बाद उन्होंने दोनों जो कंडीशन है वो निकाली। तो इसलिए पवार साहब ने किसानों का अभिनंदन किया, किसान नेताओं का अभिनंदन किया, हमारा अभिनंदन किया, सरकार का अभिनंदन किया। पवार साहब एक स्टेट्समैन है, बहुत बड़े नेता है, वो हर एक चीज में राजनीति नहीं करते। ये संघर्ष होने के बाद सरकार को ये जो कंडीशनें निकालनी पड़ी तो सरकार ने वो निकाली, तो उनका भी अभिनंदन किया। सरकार को निकालने के लिए हमने वहां पे प्रेशराइज किया, तो हमारा ये अभिनंदन किया। आपकी पार्टी को लेकर कई दिनों से चर्चाएं चल रही है, एनडीए को लेकर भी खबरें आती है कि विलय होगा, कांग्रेस दावा करती है कि आप लोग कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। आपकी पार्टी का ऑफिशियल टीम क्या है स्टेटमेंट पर?